हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपका रिवीजन? आज का जो टॉपिक हमारा हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। है ना कि बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, या जो दूसरे तंत्र हैं, उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए और कैसे करके सारे के सारे तंत्र मिलकर के काम करें। तो कैसे कंट्रोल किया जाए ये हो जाता है कंट्रोल, और कैसे मिलकर के काम करें उसे बोला जाता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कि सारे तंत्रों को कंट्रोल भी करना है और सारे तंत्रों को मिलाकर आपस में काम भी करना है। एनसीईआरटी क्या कहती है इस बारे में देखते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं, मानव शरीर में बहुत से अंग व अंग तंत्र, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेड हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि इनमें ऊतक तंत्र का संगठन स्तर है ना, अंग तंत्र का है, अंग तंत्र के बाद जो है आप देखें पूरा का पूरा जीव बन जाता है। तो वहां पर विभिन्न प्रकार के अंग भी हैं और अंग तंत्र भी हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कैसे होते हैं, असमर्थ होते हैं। जैव स्थिरता ये शब्द अगर आप देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आता है। शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थायी बनाए रखना ही क्या कहलाता है? साम्यावस्था, होम्योस्टेसिस कहलाता है। बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। ये मिल गया पॉइंट। समन्वय का मतलब है कि सभी अंग और सभी तंत्र मिलकर के काम करें। समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है व एक दूसरे अंगों के कार्यों में क्या मिलती है? मदद मिलती है। मिल गया पॉइंट। उदाहरण भी दिया उन्होंने कि जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन में, कि जब कोई काम, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है और वो करवाने के लिए पेशियों की मदद चाहिए, तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। और ऊर्जा की आवश्यकता कहां से पूरी होती है? जो श्वसन वाली रिएक्शन हमने पढ़ी है, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर भी बढ़ गई और उस ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाने के लिए हृदय स्पंदन दर भी बढ़ गई। और जब ऐसा होगा तो वहां पर उत्सर्जित पदार्थ भी बनेंगे, तो वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर भी बढ़ना क्या है? स्वाभाविक है। मतलब आप देख रहे हैं कि एक ही टाइम पे आपका कंकाल तंत्र भी भाग ले रहा है, श्वसन तंत्र भी भाग ले रहा है, परिसंचरण तंत्र भी भाग ले रहा है और उत्सर्जन तंत्र भी भाग ले रहा है। जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तो तंत्र की क्रियाएं, फेफड़े, हृदय, रुधिर वाहिनियां, वृक्क व अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है। मतलब सबने मिलकर के काम किया। हमारे शरीर में तंत्र का तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र ये हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जो यहां पर हम बात कर रहे हैं, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन सिस्टम में देखें तो हमारे पास दो प्रकार के कंट्रोल हैं। एक है तंत्रिकीय नियंत्रण और दूसरा है हमारे पास अंतःस्रावी नियंत्रण। तंत्रिकीय नियंत्रण में हम लोग कंट्रोल करेंगे किसकी मदद से? तंत्रिकाओं की मदद से। और अंतःस्रावी तंत्र में हम कंट्रोल करेंगे किसकी मदद से? हार्मोन की मदद से, है ना। इसे रासायनिक नियंत्रण भी कहा जाता है, हार्मोन्स वाले को। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि सम्मिलित रूप से अंगों की क्रियाओं में क्या करते हैं? समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहें। ये सारे अंग मिलकर के एक पर्टिकुलर कोई कार्य करें। तंत्रिकीय तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र, और वो जाल तंत्र किनकी सहायता से बनेगा? न्यूरॉन्स की सहायता से बनेगा। गठित करता है जो त्वरित, एक शब्द ये याद रखिएगा, त्वरित समन्वय क्यों लिखा है? इसे फास्ट स्पीड सर्विस सिस्टम भी कहा जाता है। जो नर्वस कंट्रोल है उसे फास्ट स्पीड सर्विस सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में जो न्यूरॉन है वो सिग्नल को काफी तेजी से सेंड करते हैं, इसलिए इसे क्या नाम दिया? फास्ट स्पीड सर्विस सिस्टम। और एनसीईआरटी ने शब्द क्या इस्तेमाल किया? त्वरित समन्वय हेतु। त्वरित मतलब काफी तेजी से, रैपिड ट्रांसमिशन जब चाहिए, बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। जबकि अब अगर हम अंतःस्रावी तंत्र की बात करें, हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है और हार्मोन द्वारा जो कंट्रोल होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है, इसीलिए उसे हम स्लो स्पीड सर्विस सिस्टम भी कहते हैं।
इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रिकीय तंत्र इसके अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्या दिया है तंत्रिकीय तंत्र में। तंत्रिकीय तंत्र सभी प्राणियों का तंत्र का तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम इन कोशिकाओं की बात करें तो इनमें क्या लक्षण पाया जाता है। इनमें आवेग का निर्माण और उसके संवहन की क्षमता पाई जाती है कि कैसे करके आवेग बनाया और कैसे करके वो आवेग तंत्रिका कोशिका के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गया। कोशिकाओं से बनता है जिन्हें तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है न्यूरॉन। क्या बोलते हैं इन्हें? न्यूरॉन। कहते हैं ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान सकते हैं, मतलब ये हो गया डिटेक्शन, ग्रहण कर सकते हैं तथा इनका संचारण, ये रहा ट्रांसमिशन, है ना, कि इनको ट्रांसमिशन भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए क्या लिखा है कि निम्न अकशेरुकी प्राणियों में, अगर हम शुरुआती जीवों की बात करें, पहली बार तंत्रिका कोशिका का जो जिक्र आया था, अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा हो, याद हो, तो पहली बार तंत्रिका कोशिकाओं का जो जिक्र आता है वो आता है सीलेंट्रेटा से, जहां पर सिर्फ कोशिकाएं हैं, कोई विशिष्ट प्रकार का अंग या अंग तंत्र नहीं है, लेकिन वहां से तंत्रिका कोशिकाओं की शुरुआत होती है। कि निम्न अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिकीय संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। जैसे उदाहरण लिया उन्होंने किसका? हाइड्रा का। हाइड्रा किसका मेंबर है? हाइड्रा सीलेंट्रेटा का मेंबर है। में यह तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीटों की बात करें, कीट किस में आ गए? ऑर्थोपोडा में। उनमें तुलनात्मक रूप से ज्यादा एडवांस है। का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। यह मस्तिष्क व अन्य गुच्छिका, गेंगलिया, है ना, गेंगलिया क्या होता है? ग्रुप ऑफ साइटोन, ग्रुप ऑफ साइटोन, कहां पे? सीएनएस के बाहर, एवं तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। जबकि कशेरुकी प्राणी, अगर हम कॉर्डेट्स में बात करें तो कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। बात करते हैं हम लोग कि मानव का तंत्रिका तंत्र कैसा और किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। देखते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, इसको हम यहीं पे बनाते चलेंगे। एक होता है हमारे पास सीएनएस, है ना, जो ये बोल रहा है अपन उसी को लिखेंगे बस। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अंग्रेजी में कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का वो हिस्सा है जो बाकी चीजों को कमांड या ऑर्डर देगा जो है। और सीएनएस में आती हैं दो चीजें, एक आ जाता है इसमें क्या? ब्रेन, और दूसरा आ जाता है इसमें स्पाइनल कॉर्ड। तो सीएनएस के कितने भाग हो गए? एक हो गया हमारे पास मस्तिष्क, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन, और दूसरा हो गया हमारे पास क्या? स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु। क्या हो गया? मेरु रज्जु। ये दो ऐसी संरचनाएं हैं जो शरीर के बाकी अंगों को और संरचनाओं को क्या करेंगे? ऑर्डर देने का काम करेंगे। और दोनों के दोनों ही ऑर्डर देंगे किनकी सहायता से? तंत्रिकाओं की सहायता से। जैसे मस्तिष्क देगा किसकी सहायता से? कपालीय तंत्रिकाओं की सहायता से। मेरु रज्जु देगा किसकी सहायता से? मेरु तंत्रिकाओं की सहायता से। तो जो तंत्रिकाएं मिलकर बनाती हैं उसे बोला जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखते हैं आगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र को हम लोग बोल देते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है, जो यहां लिखा है वही यहां पे लिख रहे हैं, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। कंट्रोल कौन कर रहा है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। सभी तंत्रिकाएं कौन सी? जो ब्रेन से निकलेंगी वो तंत्रिकाएं, और मेरुरज्जु से निकलेंगी मेरु तंत्रिकाएं। मतलब अगर हम बात करें कि पीएनएस किनसे मिलकर बना है, तो पीएनएस दो चीजों से मिलकर बना है। मस्तिष्क से निकलने वाली कपालीय तंत्रिकाओं से, है ना, किससे? कपालीय तंत्रिकाओं से। और दूसरा मेरुरज्जु से निकलने वाली कौन सी? मेरु तंत्रिकाओं से। अब दूसरा सवाल ये आता है, ये तो हो गया कि कहां से क्या निकल रही है। दूसरा उन्होंने लिखा कि पीएनएस किसे और कहा जाएगा, ये तो हो गया किसकी सहायता से कंट्रोल कर रही है उस आधार पर, और किसे कंट्रोल कर रही है उसके आधार पर भी एनसीईआरटी ने कहा है। क्या कहा है देख लेते हैं एक बार।
यहां पे उन्होंने कहा है कि जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी होती हैं, परधीय तंत्र का तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। एक कौन सी है? संवेदी। संवेदी तंत्रिकाएं वो होती हैं जो संवेदी अंग से सूचनाओं को लेकर आती हैं, किसके पास? केंद्रीय तंत्र का तंत्र के पास, है ना। उन्हें कहा जाता है क्या? संवेदी, या इन्हें बोलते हैं हम लोग क्या? संवेदी या अभिवाही तंत्र का। और दूसरा कौन सी है? चालक। चालक क्या होती हैं? जो आदेशों को केंद्रीय तंत्र का तंत्र से कहां भेजती हैं? प्रभावी अंग में भेजती हैं, या इन्हें अपवाही तंत्र का कहते हैं। संवेदी या अभिवाही तंत्र का उद्दीपनों को, ये लिखा है, ऊतकों अंगों से केंद्रीय तंत्र का तंत्र, ये याद रखिएगा। इस बात को वो एज इट एज एक स्टेटमेंट के तौर पे उठा सकते हैं, फिर पूछेंगे वो सही है या गलत है। तथा चालक या अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक या उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्र का तंत्र से संबंधित परधीय ऊतकों या अंगों तक पहुंचाती हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा। कहां से? केंद्रीय तंत्र का तंत्र से कहां पर? परधीय, पेरिफेरल ऊतकों या अंगों तक पहुंचाती है। परधीय तंत्र का तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। कौन सा? एक है कायिक तंत्र का तंत्र। कौन सा है? कायिक तंत्र का तंत्र। इसे कहा जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या नाम दिया? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जो कैसी क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा है? ऐच्छिक। और दूसरा उन्होंने दिया है क्या? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्र का तंत्र। जो आगे जाके उन्होंने दो भाग कहे हैं, एक उन्होंने कहा है अनुकंपी तंत्र का तंत्र है, और दूसरा उन्होंने कहा है परानुकंपी तंत्र का तंत्र। एक अनुकंपी और एक परानुकंपी। ठीक है, देख लेते हैं क्या कहा इन्होंने। आगे इन्होंने कहा है कि कायिक तंत्र का तंत्र तथा स्वायत्त। स्वायत्त हो गया हमारा क्या? ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कायिक तंत्र का तंत्र उद्दीपनों को कहां से? केंद्रीय तंत्र का तंत्र से शरीर के अनैच्छिक, नहीं जी नहीं, यहां पर ऐच्छिक है, अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। ये गलत लिखा है पॉइंट यहां पर। जो अपना कायिक वाला है ये ऐसी जगह पे पहुंचाता है जहां पर ऐच्छिक कार्य होते हैं। जो स्वायत्त वाला है ये ऐसी जगह पे पहुंचाता है जहां कैसे कार्य हो? अनैच्छिक। कायिक तंत्र का तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्र का तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। ये एक्चुअली विसरल का कार्य है। स्वायत्त तंत्र का तंत्र पुनः दो भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? अनुकंपी तंत्र का तंत्र, और दूसरा कौन सा? परानुकंपी तंत्र का तंत्र। जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो यहां पर है। सोमैटिक वाला जो है, कायिक वाला है, ये कैसा है? ये ऐच्छिक है ना। एनसीईआरटी में थोड़ा करेक्ट कीजिएगा अगर ऐसा कुछ मिले तो। इनमें एक चीज और उन्होंने कही है कि अंतरांग तंत्र का तंत्र भी परधीय तंत्र का ही एक भाग है। मतलब यहां पर वो एक चीज को और इसमें शामिल कर रहे हैं जो थ्योरी में नहीं लिखी लेकिन बाद में अलग से बोल दिया है। कौन सा? ये रहा हमारे पास अंतरांग तंत्र का तंत्र, विसरल नर्वस सिस्टम। और ये भी कैसे कार्यों को कंट्रोल करता है? ये भी होते हैं कैसे? अनैच्छिक, है ना। ये भी कैसे हैं? अनैच्छिक हैं। आगे देखें क्या लिखा है। इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं, तंत्र का तंतु, गुच्छिकाएं एवं जालिकाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र से आवेग अंतरांगों तथा अंतरांगों से केंद्रीय तंत्र का तंत्र समझाता है। और आप जानते हैं कि अंतरांग कैसे काम करेंगे? अनैच्छिक रूप से ही काम करेंगे। तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी नोट्स में आप देखिए तो नोट्स में करेक्ट ही लिखा हुआ है। आगे चलें। जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा कि तंत्रिका तंत्र जो है उसकी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका की बनावट क्या है और वो काम कैसे कर पा रही है, इस चीज को देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका, या इसे नाम दिया इन्होंने क्या? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ये बात हमें हेडिंग में ही मिल जाती है। आगे देखें कि न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो तीन भागों से मिलकर बनती है। किन किन चीजों का जिक्र करा है? डायग्राम जो एनसीईआरटी ने दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा।
वही एजिटेड डायग्राम उठा के लेबलिंग हटा के आपसे पूछ लेंगे, बताइए यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। क्या क्या है? कोशिका काय, द्रुमाक्ष और तंत्रकाक्ष चित्र में दिखाया गया है, अभी देख लेंगे। जो कोशिका काय में क्या है भाई, कोशिका काय बोला है, कोशिका बोला है तो कोशिका वाली सारी चीजें भी मिलेंगी, केंद्रक भी होगा, कोशिका द्रव्य भी होगा, विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक भी होंगे, लेकिन एक विशेष प्रकार का कोशिका अंगक यहां पाया जाता है जिन्हें बोला जाता है निसेल्स ग्रेन्यूल। कोशिका काय में कोशिका द्रव्य मिल रहा है, वह प्रारूपिक कोशिकांग वह विशेष दानेदार, इसको याद रखिएगा, इन्हें नाम दिया गया निसेल ग्रेन्यूल। विशेष दानेदार अंगक निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा इनमें भी निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। डेंड्रोन और डेंड्राइट अभी आपको दिखाएंगे डायग्राम में, डेंड्रोन और डेंड्राइट में भी निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। निसेल ग्रेन्यूल कहां नहीं मिलते हैं, तो निसेल ग्रेन्यूल एक्सोन में नहीं मिलते हैं, उसके अलावा साइटोन, डेंड्रोन, डेंड्राइट में निसेल के कण पाए जाते हैं। द्रुमाक्ष कहलाते हैं ये तंतु उद्दीपनों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेंड्रोन या डेंड्राइट जो होते हैं वो कहां भेजते हैं सिग्नल को, तो ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं, जबकि एक्सोन में जो सिग्नल भेजा जाता है वो कोशिका काय से दूर जाता है। कोशिका काय लिख के भेज सकते हैं या कभी कभार वहां पर केंद्रक शब्द लिख देते हैं, वो भी सही है, केंद्रक की ओर या केंद्रक से दूर। तो डेंड्रोन कहां भेजेगा, केंद्रक की ओर, एक्सोन कहां भेजेगा, केंद्रक से दूर। एक तंत्रिका कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है, इसका दूरस्थ भाग कैसा होता है, शाखित होता है, इसे एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। और प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर कैसा होता है, लड़ीनुमा होता है, इसे साइनेप्टिक नोब कहा जाता है, जिसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। और इसमें सिनेप्टिक वेसाइकल पुट्टिकाएं भरी होती हैं और इन वेसाइकल के अंदर रसायन भरे होते हैं जिन्हें तंत्रिका संचारी या न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। इनमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर या तंत्रिका संचारी पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय आवेगों को, ये देखिए ये मिल गया कि तंत्रिकाक्ष क्या कर रहा है, तंत्रिकीय आवेगों को कोशिका काय से दूर। तो ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेंड्रोन कहां भेज रहे हैं, कोशिका काय की ओर, एक्सोन कहां भेज रहा है, कोशिका काय से दूर। तो ये डिफरेंस करके पूछ सकते हैं, मैच द कॉलम, है ना, कॉलम 1 कॉलम 2, तो वहां पे दोनों स्टेटमेंट एक जैसे नजर आएंगे, तो ये आप याद रखिएगा। तंत्रिकीय पेशी संधि जिसे हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम में नाम दिया था एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्या नाम दिया था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचाते हैं। तंत्रिकाक्ष तथा द्रुमाक्ष की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को 3 समूहों में बांट सकते हैं। कैसे कि जहां पर एक एक्सोन है और बहुत सारे डेंड्रोन है, उसे बोलते हैं बहुध्रुवीय। जहां पे एक क्या है, एक्सोन, और 2 या 2 से अधिक क्या है, डेंड्रोन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये रहा डायग्राम जो एनसीईआरटी ने दिया है, बड़ा ही अच्छा डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने। देख लेते हैं क्या कहा है उन्होंने कि कितने भाग में बांटा है, 3। एक हो गया सेल बॉडी, और उससे जो प्रवर्ध निकल रहे हैं उन्हें क्या नाम दिया, दुर्माक्ष या डेंड्राइट। एक बड़ा वाला प्रवर्ध निकला जिसे नाम दिया क्या, तंत्रिकाक्ष, एक्सोन, क्या नाम दिया गया है इसे, एक्सोन, है ना, इसे क्या नाम दिया, डेंड्राइट। यहां पर बीच में क्या रखा है, केंद्रक रखा है, ये क्या है, कोशिका काय है, इसे कहा जाता है साइटोन या सोमा के नाम से भी जाना जाता है, या इसे पेरिकैरियोन भी कहते हैं। यहां पर विशेष दानेदार अंगक पाए जाते हैं जिन्हें क्या नाम दिया है, निसेल ग्रेन्यूल नाम दिया है ना। तो डेंड्रोन हो गया, निसेल ग्रेन्यूल हो गए, कोशिका काय हो गया, केंद्रक हो गया। यहां से एक बड़ा वाला प्रवर्ध निकला क्या, एक्सोन। एक्सोन में देखें तो वहां पर पाई जाती हैं क्या, श्वान कोशिकाएं, और ये एक्सोन के चारों तरफ माइलिन का आवरण बनाती हैं। और जरूरी नहीं है कि सभी तंत्रिका कोशिकाओं में माइलिन आवरण पाया जाए, मतलब 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं हो सकती हैं। एक वो होंगी जिनमें माइलिन का आवरण पाया जा सकता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें माइलिन का आवरण ना हो, तो उन्हें बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, किस आधार पर, माइलिन शीथ की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर।
माइलिन आवरण दिया गया है और ये माइलिन आवरण बनाने का काम कौन करती हैं? श्वान कोशिकाएं करती हैं, जिसका जिक्र एनसीईआरटी ने करा है डायग्राम में। यहां पर देखिए कि माइलिन आवरण जो है वो सतत नहीं है, बीच बीच में टूटा हुआ है, और जहां पर माइलिन का आवरण नहीं होता उसे नोड ऑफ रेनिवियर कहा जाता है। इन्होंने लास्ट में क्या कहा कि तंत्रिकाक्ष के सिरे कैसे हैं? साकेत हैं, जिनके अंतिम सिरे कैसे हैं? फूले हुए हैं, जिन्हें नाम दे दिया है क्या? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। क्या भरी हुई है वहां पर? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। और सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर क्या भरे हुए हैं? न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं। तो ये जो संरचना है वो किसने दी है? एनसीईआरटी ने, और यही डायग्राम वो एज इट इज उठा सकते हैं, तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं कि यहां पर विभिन्न प्रकार के अपन किसके बारे में देख रहे थे? न्यूरॉन के बारे में देख रहे थे कि कितने प्रकार के न्यूरॉन आपके पास हो सकते हैं। तो हमें अलग अलग प्रकार के मिले। जैसे एक जो है बहुध्रुवीय, ऐसे समझ लीजिएगा कि मान लो हमारे पास ये साइटोन है और साइटोन से बहुत सारे प्रवर्ध निकले। क्या निकले? बहुत सारे प्रवर्ध। और एक बड़ा वाला प्रवर्ध निकला जिसे नाम दिया एक्सोन, और ये उसकी हो गई क्या? शाखाएं। तो जब बहुत सारे प्रवर्ध हों तब क्या होगा? बहुध्रुवीय होगा। बहुध्रुवीय। और जब दो शाखाएं होंगी, दो प्रोसेस होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, तब उसे क्या बोलेंगे? द्विध्रुवीय। और जब सिर्फ एक ही शाखा या प्रवर्ध होगा तब उसे क्या बोला जाएगा? एक ध्रुवीय। तो जितने ज्यादा प्रोसेस हमें दिखेंगे उस हिसाब से हम उसका नाम दे देंगे। एक ध्रुवीय हो सकता है, दो ध्रुवीय हो सकता है, बहुध्रुवीय हो सकता है, या अध्रुवीय। अध्रुवीय का मतलब जिसमें कोई भी प्रोसेस ना हो। एनसीईआरटी ने इनके शब्द दिए हैं, आपको बेसिकली याद रखने हैं अगर उनका उदाहरण दिया है तो, क्योंकि बाकी का काम जो है वो आपके नाम से हो जाता है। एक ध्रुवी में कितना प्रवर्ध? एक। द्विध्रुवी में कितने? दो। अध्रुवी में कितना? एक भी नहीं। बहुध्रुवी में कितने? बहुत सारी। तो नाम से पता चल जाता है, लेकिन अगर एग्जाम्पल दिए हैं तो आपके काम की चीज हो जाती है वो। जरा देखते हैं कहां पाए जाते हैं। जो प्रमस्तिष्क वलकुट में पाए जाते हैं, जो प्रमस्तिष्क वलकुट में पाए जाते हैं, तथा द्विध्रुवी कहां है? एक तंत्रिकाक्ष व एक द्रुमाक्ष, जो दृष्टि पटल, आंख की रेटिना में, याद रखिएगा इसको, पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष दो प्रकार के होते हैं, आच्छादी व आच्छादहीन। ये किस आधार पर है? ये माइलिन शीथ के आधार पर है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। आच्छादी तंत्रिका तंतु श्वान कोशिकाओं से ढके रहते हैं, क्योंकि माइलिन शीथ बनाने का काम कौन करती है? श्वान कोशिकाएं करती हैं। इसके अलावा एक कोशिकाओं का जिक्र और आता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, लेकिन उसका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, तो आप भी ज्यादा लोड मत लीजिएगा। से ढके रहते हैं, जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं। आच्छादित तंत्रिका तंतु कहां? मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं, और मेरु और कपाल तंत्रिकाओं को क्या बोल देते हैं हम लोग? पीएनएस, है ना। लेकिन जो शब्द एनसीईआरटी ने इस्तेमाल करा है आप वही करेंगे, क्योंकि थ्योरी में थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा है इन्होंने, है ना, कि जो मेरु व कपाली तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं वो क्या हो गए? पीएनएस। और साथ में सीएनएस में भी माइलिनेटेड ही होते हैं। आच्छादहीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, लेकिन वहां पर श्वान कोशिकाएं माइलिन का आवरण नहीं बनाती हैं, लेकिन वे एक्सोन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाती हैं। सामान्यतः कहां? स्वायत्त या कायिक तंत्रिका तंत्र। और आप जानते हो स्वायत्त और कायिक भी पीएनएस का ही एक भाग है, तो लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, इसलिए आप सीधे सीधे शब्दों का ही इस्तेमाल कीजिएगा। कि अगर उन्होंने स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र कहा है तो क्या बोलेंगे? नॉन माइलिनेटेड। और अगर उन्होंने सीएनएस या पीएनएस कहा है तो हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे उन्हें माइलिनेटेड। यहां पे तो बात होगी किसकी? संरचना की। अब हमें यह देखना है कि एक तंत्रिका कोशिका किस प्रकार से कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारे पास तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण। यहां पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है? एक्सोन है। और अगर हम देखें कि एक्सोन पर कैसे करके आवेग का निर्माण हुआ और कैसे करके वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा, ये काम का पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि कैसे करके वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा। एक पॉइंट तो ये दूसरा आएगा क्या कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में कैसे पहुंचा।
तो पहला हम पढ़ेंगे कि आवेग का निर्माण कैसे हुआ और उसका संचरण कैसे हुआ। बाद में हम देखेंगे कि वो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में कैसे गया। पॉइंट है अपना तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण। तंत्रिका कोशिकाएं उद्दीपनशील एक्साइटेबल कोशिकाएं हैं क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, है ना। डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने, उस डायग्राम से ही हम लोग समझेंगे। क्या आप जानते हैं यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों है? क्योंकि इसमें आयन है, बाहर की तरफ धनात्मक आयन है, अंदर की तरफ ऋणात्मक आयन है ना। और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी एनसीईआरटी ने दिया है। सोडियम पोटेशियम का जिक्र करा है, प्रोटीन्स का जिक्र करा है। देखते हैं हम लोग। विभिन्न प्रकार के आयन पथ या चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। बॉटनी में आप लोग सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, वहां पर सेल मेम्ब्रेन की संरचना आप लोगों ने पढ़ी होगी, इन शब्दों का जिक्र वहां पे होता है। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि अगर वो सोडियम के लिए है तो सिर्फ सोडियम ही उससे आ सकता है या जा सकता है, और अगर वो पोटेशियम के लिए है तो सिर्फ पोटेशियम ही आ सकता है और जा सकता है। जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते हैं, जैसा कि विराम अवस्था में, मतलब हमारी झिल्ली किस अवस्था में? विराम अवस्था में। ना ही कोई आवेग पैदा हुआ है और ना ही कोई आवेग का ट्रांसमिशन हो रहा है, तब की बात चल रही है। जैसा कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयन की तुलना में, ये पॉइंट एज इट इज याद रखिएगा, इसको सीधे सीधे उठाती है, पोटेशियम आयंस तथा क्लोराइड आयन के लिए अधिक पारगम होती है। ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटीकॉल नहीं है, एक्चुअली में ये प्रोटीन है, क्योंकि तंत्रिकाक्ष के जो द्रव है उसमें क्या पाया जाता है? ऋण आवेशित प्रोटीन पाई जाती है, और इस ऋण आवेशित प्रोटीन की वजह से ही तंत्रिकाक्ष के द्रव में ऋणात्मक आवेश होता है, में भी अपारगम होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव में क्या बढ़ गए हैं? पोटेशियम आयन बढ़ गए हैं, साथ में ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता होती है तथा सोडियम आयन की कैसी? निम्न सांद्रता। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि बाहर सोडियम है अंदर पोटेशियम है। उन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल किया है कि अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है और सोडियम कम है, मतलब होते दोनों हैं। इस भिन्नता के कारण सांद्रा प्रवणता बनती है। झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा, देखिए एक यहां पे क्या लिखा? आयन चैनल, एक यहां पे क्या लिखा? सोडियम पोटेशियम पंप। बात आई दोनों में डिफरेंस क्या है। आयन चैनल विसरण की क्रिया पर कार्य करते हैं, और आप जानते हैं विसरण जो है सांद्रण प्रवणता के अकॉर्डिंग होता है, जबकि सोडियम पोटेशियम पंप जो है एटीपी का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो एटीपी का इस्तेमाल करते हैं मतलब वो सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध चीजों को भेज सकते हैं। 3 सोडियम के बदले में 2 पोटेशियम। अब इन्होंने क्या कहा कि विराम अवस्था की बात चल रही है, और विराम अवस्था में क्या हो रहा है कि इस पंप द्वारा प्रति चक्र 3 सोडियम कहां? बाहर की ओर, तो बाहर क्या ज्यादा हो जाएंगे? सोडियम, व 2 पोटेशियम कोशिका में, तो कोशिका में क्या आ रहे हैं? पोटेशियम। बाहर क्या जा रहे हैं? सोडियम, तो सोडियम कहां ज्यादा हो जाएगा? बाहर। पोटेशियम कहां ज्यादा हो जाएगा? अंदर। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कहा कि बाहर सोडियम होगा और अंदर पोटेशियम होगा। बाहर ज्यादा क्या होगा? सोडियम। अंदर ज्यादा क्या होगा? पोटेशियम। मतलब रहेंगे दोनों। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह कैसी हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है, इसको याद रखिएगा। जबकि आंतरिक सतह कैसी? ऋण आवेशित होती है, इसलिए यह कैसी होती है? ध्रुवित हो जाती है। मतलब बाहर क्या है? धन है, अंदर क्या है? ऋण है। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभव, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है, और इसकी वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट। कितनी होती है? -70 मिली वोल्ट। अब बात है, ये तो हो गया कब कि जब वो झिल्ली किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। लेकिन जैसे ही हम उसे कोई उद्दीपन देते हैं, स्टिमुलस देते हैं, वो आवेग का निर्माण करती है। अब यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाक्ष पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण किस प्रकार होता है। जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग नहीं, एक्चुअली में उद्दीपन है कि
उद्दीपन देते हैं तब उसके प्रभाव में आवेग का निर्माण होता है। तब ए स्थल की ओर इस झिल्ली की सोडियम आयनों के लिए मुक्त पारगम हो जाती है और सोडियम आयन कहां आते हैं? अंदर आते हैं, जिसके फलस्वरूप सोडियम आयन तीव्र गति से कहां आते हैं? अंदर आते हैं। इसको याद रखिएगा, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बाहर क्या थे? सोडियम आयन बाहर ज्यादा थे। अब क्या हुआ? पारगम्यता बदल गई, सोडियम आयन कहां आए? अंदर आए। और आप जानते हो सोडियम आयन अपने आप में कैसे आवेशित होते हैं? धनात्मक। तो जो पोलैरिटी थी वो उलट गई। इस घटना को बोला जाता है विध्रुवण या डिपोलराइजेशन। अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक, और आंतरिक सतह कैसी हो जाएगी? धनात्मक। तो ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से ही क्या हो जाता है? विध्रुवीकरण या डिपोलराइजेशन हो जाता है। ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर, अब ये क्या कहलाता है? क्रियात्मक विभव या एक्शन पोटेंशियल या स्पाइक पोटेंशियल कहलाता है, और ये जाता है लगभग +35 मिली वोल्ट तक, जिसे तथ्यात्मक रूप से क्या कह देते हैं कि क्या पैदा हो गया है? आवेग पैदा हो गया है, इंपल्स पैदा हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दिया है एनसीईआरटी का डायग्राम, बहुत ही शानदार डायग्राम है। देखते हैं एक बार क्या दिया है कि नॉर्मली पहले हमने माना कि बाहर क्या है? धनात्मकता, अंदर क्या है? ऋणात्मकता। एनसीईआरटी आप लोग साथ में खोल के रखिएगा, वहीं पे मार्क भी करते चलिए कि ध्रुवित स्थिति में बाहर धनात्मकता है, अंदर क्या है? ऋणात्मकता। और बाहर धनात्मकता क्यों ज्यादा है? क्योंकि बाहर सोडियम आयन ज्यादा है। अंदर ऋणात्मक क्यों ज्यादा है? क्योंकि पोटेशियम आयन ज्यादा है। तो आप तो कहोगे पोटेशियम आयन खुद धनात्मक होते हैं, लेकिन साथ में वहां पर ऋण आवेशित प्रोटीन भी है। तो ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की वजह से अंदर क्या है? नेगेटिविटी। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि जब हम किसी को उद्दीपन देते हैं, तो जैसे कि मान लिया हमारा ए स्थान, उसकी पारगम्यता बदल जाती है। किसके लिए? सोडियम आयनों के लिए। ऐसा लिखा था। तो सोडियम आयन देखो, एरो देखना कहां आ रहा है? अंदर। तो सोडियम आयन कहां आए? अंदर आए। मतलब पारगम्यता बदल गई किसके लिए? सोडियम आयनों के लिए। तो सोडियम आयन अपने आप में कैसा? धनात्मक आवेशित। तो नॉर्मली ध्रुवित कला में बाहर धनात्मक था, अंदर ऋणात्मक था, लेकिन जिस हिस्से को उद्दीपित किया जाता है वहां देखें, बाहर क्या है? ऋणात्मकता, अंदर क्या है? धनात्मकता। चीजें क्या हो गई? उलट गई। इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब ये पॉइंट समझ में आया कि ए वाले हिस्से में तो आवेग पैदा हुआ, लेकिन ये वाला हिस्सा आगे कैसे बढ़ा? वो आवेग जो है एक्सॉन के एक सिरे से एक्सॉन के दूसरे सिरे तक कैसे पहुंचा? उसके लिए एनसीईआरटी क्या कहती है कि जैसे मान लो ए स्थान है, यहां पर क्या हो रहा है? बाहर नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव है। और दूसरा स्थान हमने मान लिया बी है, तो बी में देखो बाहर पॉजिटिव है, अंदर क्या है? नेगेटिव है। तो आप जानते हो जब पॉजिटिव और नेगेटिव होती है तो धारा का प्रवाह होता है। कहां? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बाहर कहां होगा? बी से ए की तरफ। और अंदर कहां होगा? ए से बी की तरफ। तो जो धनात्मकता ऋणात्मकता का अंतर ए भाग में था, वो अब कहां पहुंच जाएगा? बी भाग में पहुंच जाएगा। और इस प्रकार से वो टुकड़ों में होता हुआ क्या होता है? आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तंत्रिकाक्ष से कुछ आगे झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश तथा आंतरिक सतह पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर क्या होगा? आवेग विभव का संचरण होता है। अतः स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समानांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का क्या होता है? संचरण। उद्दीपन द्वारा प्रेरित सोडियम आयनों के लिए बड़ी पारगम्यता। देखिए, मेम्ब्रेन को हम लोगों ने एक्साइटेड किया, एक्साइटेड के बाद वहां क्या पैदा हुआ? आवेग। लेकिन उस झिल्ली को हमेशा एक्साइटेड अवस्था में तो नहीं रख सकते, उसे दोबारा से किस अवस्था में लाना है? विराम अवस्था में। तो एक्साइटेड स्टेज से दोबारा से विराम अवस्था में लाने की घटना को कहा जाता है पुनः ध्रुवण या रिपोलराइजेशन। कि उद्दीपन द्वारा प्रेरित सोडियम आयनों के लिए बड़ी पारगम्यता कैसी होती है? क्षणिक होती है। और उसके तुरंत पश्चात क्या होता है? सोडियम के प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है और कुछ ही क्षणों के भीतर पोटेशियम झिल्ली के बाहर की ओर विसरित होता है और उद्दीपन के स्थान पर पुनः क्या हो जाता है? पुनः हमारे पास ध्रुवित कला आ जाती है तथा तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाता है। ये घटना थी हमारे पास कैसे कि तंत्रिका का आवेग का निर्माण कैसे हुआ और संचरण कैसे हुआ।
आगे हम लोग चलते हैं सिनेप्स कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में कैसे गया, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स, जहां एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जाकर जुड़ती है। आवेगों का संचरण, तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ये मिल गया पॉइंट, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। एक सिनेप्स का निर्माण किससे हो रहा है, डायग्राम इन्होंने बहुत शानदार दिया है कि एक तंत्रिका कोशिका का क्या होगा, सिनेप्टिक नोड मेम्ब्रेन, दूसरी तंत्रिका कोशिका का क्या होगा, डेंड्रॉन की मेम्ब्रेन, जो कि पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियों द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा क्या होते हैं, विभक्त हो भी सकता है और नहीं भी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऐसा क्यों बोला है। एनसीईआरटी में दो प्रकार के सिनेप्स का जिक्र करा है, एक है केमिकल साइनेप्स, एक है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अगर हम केमिकल साइनेप्स की बात करें तो वहां पर सिनेप्टिक दरार पाई जाती है, तो ये हो गया, हो भी सकता है। और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो वहां पर दोनों तंत्रिका कोशिकाएं काफी टाइटली अटैच्ड होती हैं, तो वहां पर सिनेप्टिक दरार नहीं भी है, तो इसलिए उन्होंने दोनों शब्द इस्तेमाल करे। कि सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युत सिनेप्स है और दूसरा रासायनिक सिनेप्स है, मिल गया पॉइंट, दोनों को याद रखिएगा। विद्युत सिनेप्स पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप स्थित होती हैं, इसलिए यहां पर नहीं है सिनेप्टिक दरार। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस से होता है। विद्युतीय सिनेप्सिस से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है, और विद्युतीय सिनेप्स से आवेग का संचरण रासायनिक, इसको याद रखिए, सिनेप्सिस संचरण की तुलना में काफी अधिक तीव्र गति से होता है। हमारे तंत्रिका तंत्र में विद्युतीय सिनेप्स बहुत ही कम होते हैं। रासायनिक सिनेप्स की बात करते हैं कि पूर्व एवं पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां द्रव से भरे, इसको याद रखिएगा, किससे, द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती हैं, जिन्हें सिनेप्टिक दरार, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार पूर्व सिनेप्टिक आवेग का संचरण सिनेप्टिक दरार से पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन तक होता है। ये रहा डायग्राम, इसको देख लेते हैं पहले हम लोग। यहां पे आप देखें, ये जो आपको संरचना दिखाई गई है, ये है हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की ये हो गई झिल्ली, और नीचे जो दिखाया गया है वो है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, उसकी झिल्ली। तो ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली, और दोनों के बीच में क्या है, दरार है, जिसे नाम दिया गया है सिनेप्टिक दरार। इन तीनों चीजों को मिलाकर साइनेप्स कहा जाता है ना। साइनेप्स किसी एक संरचना का नाम नहीं है, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, साइनेप्स। अब घटना कैसी होती है कि जब आवेग एक्सॉन से होता हुआ यहां आता है, तो जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसकी झिल्ली की पारगम्यता बदल जाती है, किसके लिए, कैल्शियम आयनों के लिए। और जब कैल्शियम आयन अंदर आता है तो उसके प्रभाव में ये जो अंदर भरे थे सिनेप्टिक वेसिकल, वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन झिल्ली के किनारों पर आकर क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं। और सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या भरे थे, न्यूरोट्रांसमीटर, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर कहां मुक्त हो जाते हैं, सिनेप्टिक दरार में मुक्त हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं उसके ग्राही, उनसे जाकर के वो जुड़ जाते हैं। तो जो सूचना पहले वाले न्यूरॉन में थी वो सूचना अब दूसरे वाले न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाती है। यही चीज उन्होंने लिखी है, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है उन्होंने। कि सिनेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर, जिन्हें तंत्रिका संचारी कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित सिनेप्टिक पुट्टिकाएं तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती हैं। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, यह सिनेप्टिक पुट्टिका की गति को कहां, झिल्ली की ओर, किसकी झिल्ली की ओर, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं। और मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित किस पर, विशिष्ट ग्राहियों पर। यह विशिष्ट का शब्द क्यों लिखा है, विशिष्ट शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि स्पेशल न्यूरॉन के लिए एक पर्टिकुलर वहां पर रिसेप्टर होता है।
इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उनमें आयनों के आगमन से पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो सकता है। और उसके बाद की बात को याद रखिएगा कि ये जो नया विभव उत्पन्न हुआ है वो उत्तेजक या अवरोधक कुछ भी हो सकता है, जो है ना, मतलब क्रियाविधि को उत्तेजित करने वाला भी हो सकता है या उसे संदमित करने वाला भी हो सकता है। यहां पर जाकर हमारा एक पोर्शन कंप्लीट होता है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या थी, न्यूरॉन, उसकी संरचना क्या है और वो काम कैसे करता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मानव का मस्तिष्क। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।